एबीपी न्यूज से वोटर के अब तक के एग्जिट पोल ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। 543 में से 302 सीटों का आंकड़ा सामने आ चुका है और एनडीए इसमें से 2/3 यानी 200 का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। खास बात यह है कि दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, आंध्र प्रदेश में भी एनडीए को बम्पर सीट मिल सकती है। वहीं केरल और तमिलनाडु में न सिर्फ खाता खुलेगा बल्कि कई सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी टक्कर भी दे रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन अब तक के आंकड़े में ज्यादा से ज्यादा 117 सीटों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब 241 सीटों का नंबर बाकी है। इसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। सवाल यह है कि एनडीए का बढ़ता हुआ यह आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा। क्या इस चुनाव में 2019 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है? अपने आप में बड़ा सवाल है। मेरे साथ एग्जिट पोल पर बात करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। मेरे साथ दिबांग मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे साहब मौजूद हैं, विजय त्रिवेदी जी भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे और इसके अलावा कुछ ही देर में यशवंत देशमुख भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि सी वोटर के फाउंडर है, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मनिंदरजीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रियंका कक्कड़ जुड़ेंगी और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बहरहाल बढ़ते आगे और अब बात नंबर गेम की अगर की जाए तो सबको इंतजार है कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है, यानी जो आगे के राज्य हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी उतनी ही कड़ी टक्कर दी। ऐसे में पश्चिम बंगाल का आंकड़ा क्या कुछ कहता है, पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल क्या कहता है, ये बताने के लिए मैं सीधे आपको ले चलता हूं मेरी सहयोगी रोमाना के पास। जी रोमाना। तो देश का एग्जिट पोल आप देख रहे हैं और ऐसे में एक एक कर वो राज्यों का आंकड़ा एग्जिट पोल वाला, क्योंकि एग्जैक्ट पोल का नतीजा 4 जून को आएगा, लेकिन उससे पहले नतीजों का सटीक अनुमान जो यहां एबीपी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस पावर सेंटर से। और पावर सेंटर इसलिए क्योंकि साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, राजपथ और आप देख रहे हैं किस तरीके से इन चमचमाती सड़कों, ऊंची ऊंची इमारतों के बीच वो रही पीछे देश की वो नई भव्य संसद भवन की इमारत जहां पर पहुंचने का लक्ष्य सभी नेताओं का है। और अब बारी आ गई है पूर्वी भारत के उस राज्य की जो क्या इस चुनाव में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन बीजेपी के लिए साबित होने वाली है। मैं राज्य की बात कर रही हूं जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है? कुल 42 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल की, 42 सदस्य संसद भेजता है भारत का ये पूर्वी राज्य। और अगर बात की जाए 2019 की तो यही पश्चिम बंगाल था जहां से बीजेपी को बढ़त जबरदस्त मिली थी। हालांकि ममता बनर्जी थोड़ा आगे रही थी, 22 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी, 18 सीटों पर बीजेपी का काफिला रुक गया था कुल 42 सीटों में से। लेकिन वोट शेयर के मामले में मामला बेहद नजदीकी जो 2019 में रहा, इस बार 2024 में तस्वीर क्या रह सकती है? एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा वोटिंग परसेंटेज वाला आपके सामने। और देखिए किस तरीके से यहां पर तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है। मामला बेहद करीबी टीएमसी और बीजेपी के बीच यहां पर नजर आ रहा है। टीएमसी 43% वोट शेयर से घटकर 42% वोट शेयर पर आती हुई और एनडीए बीजेपी आप देख रहे हैं किस तरीके से 40% से बढ़कर 43%, मतलब वोट शेयर के मामले में यहां पर साफ तौर पर बीजेपी टीएमसी पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भले ही ये 1 पॉइंट की बढ़त है लेकिन क्लियर कट ये बढ़त है। और अगर वोटिंग परसेंटेज में ये बढ़त होती है तो क्या सीटों का फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है? अगर हां तो कितना? और ये रहा आंकड़ा आपके सामने। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बल्ले बल्ले, क्योंकि 42 सीटों में से बीजेपी 23 से 27 सीटें जीत सकती है। ममता बनर्जी को झटका बड़ा लग सकता है अपने ही गढ़ में। ममता बनर्जी 13 से 17 सीटों पर सिमट सकती हैं और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है। यह पश्चिम बंगाल का बड़ा आंकड़ा। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ा उलटफेर में से कहूंगा पश्चिम बंगाल में आंकड़ों में बड़ा उलटफेर इसे हम कहेंगे, क्योंकि एनडीए को बंगाल में भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के आंकड़ों में बड़ा उलटफेर होते हुए दिख रहा है और पश्चिम बंगाल में सीधे सीधे 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को और 13 से 17 सीटें टीएमसी को। और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले दिबांग आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे
पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर, ये क्या है? मोदी मैजिक है? ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? क्या कहेंगे आप इसे? बिल्कुल, देखिए इसको मोदी मैजिक बिल्कुल कह सकते हैं। और 7 सीटों का अगर इसमें आप औसत निकालें तो 7 सीटों का नुकसान हो रहा है टीएमसी को और 7 सीटों का ही फायदा हो रहा है बीजेपी को। बीजेपी के जो नेता हैं वो बहुत उम्मीद से थे। गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, अमित शाह से, उन्होंने कहा था कि हमारा 30-32 का आंकड़ा उन्होंने बताया था, तो उससे ज़रूर कम है, लेकिन ये बहुत अच्छा आंकड़ा है बीजेपी के लिए। बीजेपी के नेता इससे ज़रूर संतुष्ट होंगे और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जहां तक, क्योंकि ये लगाया जा रहा था कि ये वो राज्य हैं जहां ममता बनर्जी जो शुरुआत में पिछड़ती दिखाई दे रही थी, कहा जा रहा था इन्होंने अपनी स्थिति को सुधार लिया है, थोड़ी स्थितियाँ बचा ली है। मैं विजय जी आपके पास आऊंगा। विजय त्रिवेदी साहब, क्या कहेंगे आप? क्या ये संदेश खाली का इफेक्ट है? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ताबड़तोड़ प्रचार का असर है? क्या ये अंडर करंट है? आखिरकार क्या था ये और क्या है ये जो अभी अनुमान सामने आ रहा है एग्जिट पोल से? देखिए, वेस्ट बंगाल को देखें, आपके जो जितनी बातें आपने की वो सब शामिल हैं, लेकिन उसमें नंबर 1 है मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मेहनत। जिस तरह से एक्सरसाइज की गई और भारतीय जनता पार्टी ने और उनके लीडर्स ने, खासतौर से प्रधानमंत्री और अमित शाह वहाँ की पूरी जिम्मेदारी देख रहे थे, तो पश्चिम बंगाल पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि इसको तोड़ना है। और आप सोचिए, वो 2 से 18 और 18 से 23-25 अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही होते हैं तो संदेश खाली का भी उसमें असर है। लेकिन और ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी की ज़्यादा मेहनत और फोकस जो है, उसका जो पूरा कैंपेन है, उसका असर मुझे दिखाई वहां पर देता है। ममता बनर्जी का भी हो सकता है और कांग्रेस और वो मिल जाते, वो कितना असर पड़ता, सुरेंद्र जी आपके पास बैठे हुए हैं, लेकिन ये बड़ा है। और जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान या कुछ और राज्यों में दिख रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 2 राज्य थे, वेस्ट बंगाल और यूपी। जी बिल्कुल। अभय दुबे साहब, क्या कहेंगे आप इसे? किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त टीएमसी 13 से 17 की प्रोजेक्शन आ रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, और इंडिया 1 से 3। देखिए, भाजपा के खाते में पश्चिम बंगाल एक रिकवरी स्टेट था, जहां से वो दूसरे राज्यों में हारेंगे तो वहां से भरपाई करेंगे, ऐसा भाजपा की मान्यता थी। और ये तभी हो सकता था जबकि पश्चिम बंगाल का जो भद्रलोक, यानी वहाँ का जो इलीट है, जिसको बंगाली भाषा में भद्रलोक कहते हैं, वो भद्रलोक और साथ में जो अंत्यज जातियां हैं, कमजोर जातियां हैं, जैसे कि मतुआ है या दूसरे इसी तरह के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जम के समर्थन करें। अगर ये आंकड़े सही हैं जो कि सी वोटर के एग्जिट पोल में सामने आए हैं, इसका मतलब है भद्रलोक टीएमसी से पहली बार मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी, ये टूटते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा आया है, क्या अगर साथ मिलकर लड़ते कांग्रेस और टीएमसी तो ज्यादा फायदा होता? क्या उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरह से आप देख रहे हैं इस आंकड़े को? देखिए, मेरे लिए तो एक एग्जिट पोल एक हम बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। सरकारी पोल हो रहे हैं। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से 2 बातें कह रहे हैं कि हम लोग यानी इंडिया ब्लॉक 295 प्लस पर जा रहे हैं जी। अब वो सारी की सारी उत्तर प्रदेश में आप कर लीजिए, बंगाल में कर लीजिए, केरल में आप उनको 10 सीटें जिता लीजिए या तमिलनाडु में 5 सीटें जिता लीजिए, वो आपकी इच्छा है, आपका अपना विशेषाधिकार है, आपकी अपनी मार्केटिंग कंपनी है या सी वोटर की अपनी एक विश्वसनीयता। मैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन हमारा जो अपना इंटरनल सर्वे है, उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर रही जी। ये हमारा अपना जो हम लोगों ने इंटरनल सर्वे किया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर रहा। मैं दोबारा से आपको इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। बाकी सारी चीजें जो 4 तारीख को होगी, वो एग्जिट पोल होगा, वो आपके सामने होगा। और मैं तो आपसे एक चीज और कहता हूं, जनता की जो भाषा है, अगर वो मुझे नहीं समझ में आता है कि कहां से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो 4-5 राज्यों में गया हूं और उनमें हर जगह पर मुझे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध देखने को मिला है। अब आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो भाई एक अच्छी बात है, आप लोग जानिए, मैं इस पे कोई कड़ी टिप्पणी तो नहीं करूंगा। सुरेंद्र जी, यहाँ पर अभय दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात में कुछ जोड़ना चाहिए। अभय दुबे साहब, दिखाया गया है, अगर मुझे सही ध्यान है तो उसमें 1% का फर्क है जी। 1% का फर्क है। अच्छा, 1% वोट प्रतिशत के फर्क में जो सीटें दिखाई गई हैं, उससे लगता ये है कि बहुत सारी सीटों में ये माना गया है कि बहुत कम अंतर से फैसला हो रहा है, बहुत कम अंतर से फैसला हो रहा है। तो इस प्रकार का जब एग्जिट पोल निकल के आता है जिसमें केवल 1% का वोट का फर्क हो,
और सीटों में ज़्यादा फर्क दिखाई पड़ रहा हो, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी सीटें कम अंतर की ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ गई हैं जिस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि जो एग्जैक्ट पोल होंगे, जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, बिल्कुल उसका इंतजार सबको रहेगा। भाई दुबे साहब, एक और बड़े प्रदेश की बात हम कर रहे थे। राजपूत जी से ये हमारा का क्या मतलब है वेस्ट बंगाल में? जी, ब्लॉक का है, ममता बनर्जी साहिबा इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा है, जैसे आप पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है पंजाब में भी। और मैं एक छोटी सी बात और कह देता हूं, आपका महाराष्ट्र का एग्जिट पोल मैं देख रहा हूं, एनडीए को आप 22 से 26 यानी 4 सीटों का आप अंतर दे रहे हैं, और हमारी जो दे रहे हैं आप 23 से 25 दे रहे हैं 2 सीटों के अंतर पर। ये कौन से एग्जिट पोल का तरीका है आपका कि भाई एक जगह पे आप 4 का मार्जिन उनको दे रहे हैं? बिल्कुल सुरेन जी, यशवंत देशमुख साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। उनसे आपके सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। उनको दे दो आप। बिल्कुल उनसे आपके सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल सुरेन जी, आप परेशान मत होइए। अभी यशवंत जी आगे हैं, उनसे इस सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं। एक और प्रदेश की बात कर ली जाए, ओडिशा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार ओडिशा में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ओडिशा में चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह के रंग देखने को मिले। इस बार का चुनाव प्रचार बिल्कुल अलग था, पक्षों विपक्षों दोनों तरफ से खूब वार पलटवार भी हुआ। सीधे रोमाना के पास चलते हैं। रोमाना, ओडिशा का आंकड़ा क्या कहता है, सीधे बताएं। ओडिशा वो राज्य है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बार के चुनाव में 11 रैलियां की गई। ओडिशा वो राज्य है जहां पर कोशिश इस बार बीजेपी की यह थी कि किसी तरीके से बीजेडी के साथ गठबंधन कर लिया जाए और इस क्षेत्रीय पार्टी की ताकत के जोर पर सवार होकर 400 पार का मिशन आसान कर लिया जाए। लेकिन गठबंधन हुआ नहीं और आखिरकार चुनाव में दोनों दल आमने सामने मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आए। और बात जब निकली तो फिर उड़िया अस्मिता तक पहुंची, बात जब निकली तो फिर नवीन बाबू की सेहत पर भी आई। और ऐसे में कुल मिलाकर ओडिशा का एग्जिट पोल का आंकड़ा जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूं, एक ऐसा प्रदेश जहां 2019 की अगर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहां पर 8 सीटें गई थी और बड़े भाई के भूमिका में बड़ी बढ़त यहां पर बीजेडी बीजू जनता दल ने बनाई थी। 2019 में बीजेडी ने 12 सीटें हासिल की थी। वोट शेयर के मामले में 5 पॉइंट का अंतर था बीजेपी और बीजेडी के बीच। इस बार क्या होने वाला है, लीजिए मैं आपको ले आई हूं इस डेटा यूनिवर्स में, जहां पर अब आंकड़ा आने वाला है। ओडिशा का 21 लोकसभा सीटें हैं। वोट परसेंटेज के मामले में देख लीजिए किस तरीके से यहां पर एनडीए की बढ़त है। 45% वोट शेयर इस बार एनडीए के खाते में जाता हुआ और बीजेपी जो है वो महज 33% वोट शेयर ही हासिल कर रही है। मतलब यहां पर बीजेपी को बड़ा गेन होने वाला है। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा यही बता रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 18% वोट शेयर जाते हुए, तो कुल मिलाकर अगर इसको सीट्स में ट्रांसलेट किया जाए तो फिर वो नंबर क्या रहने वाला है। पिछली बार का मैंने आपको बताया 12-8 था, इस बार का नंबर क्या रहने वाला है, लीजिए तस्वीर बदल गई है। बीजू जनता दल का ओडिशा में सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। महज 1 से 3 सीटों पर बीजू जनता दल सिमटता हुआ नजर आ रहा है और 21 सीटों में से 17 से 19 सीट ओडिशा को बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है 2024 चुनाव में। रोहित, ओडिशा के आंकड़ों में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा उलटफेर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पर भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा में। अब देखिए, ओडिशा में एनडीए की बात करें 17 से 19 सीट मिलने का अनुमान। बीजेडी 1 से 3 सीट के बीच में सिमट सकती है। एग्जिट पोल का अनुमान यह बता रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर है ओडिशा की राजनीति के लिहाज से। और जिस तरह से लगातार हम चुनाव प्रचार की बात भी अभी कर रहे थे, वो चुनाव प्रचार और उसके बाद अगर यही एग्जिट पोल का जो अनुमान है ये नतीजों में तब्दील होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात इसे कहा जाएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा साहब भी मौजूद हैं। सिरसा साहब, ओडिशा का जो नतीजा या यूं कहें कि जो अनुमान अभी आ रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, नतीजों का इंतजार सबको है, लेकिन उसमें भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को। इसे जिस तरह का पूरा चुनाव प्रचार हुआ, अगर हम ओडिशा की बात करें तो इस बार अगर पिछले चुनावों से तुलना की जाए तो इस बार का चुनाव प्रचार अलग था। क्या लगता है, स्थानीय मुद्दे हावी रहे या नरेंद्र मोदी का चेहरा वहां पर एक बार फिर से उस चेहरे ने स्थानीय मुद्दों को वहां पर गौण कर दिया?
देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो लोगों में वहाँ थी, लेकिन आंकड़े परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और 2014 से 2019 में वहाँ पर ये मैसेज चले गया कि हम जो वहाँ बीजेडी है हम उसकी सपोर्ट करते हैं, हम उनका साथ देते हैं। तो लोगों ने कहा कि फिर तो ठीक है, बीजेपी और बीजेडी है, ये कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इस बार क्लैरिटी से एक बात गई कि नहीं, बीजेडी अपना काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी जो काम किया है वो अलग से है, उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को दो। तो प्रधानमंत्री जी की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उनकी एक्सेप्टेंस थी, वो हर देश भर में जैसे थी इस बार उड़ीसा में थी। पर मैं आपको एक बात उड़ीसा की जरूर कहना चाहता हूँ, शायद आपको आज मेरी अटपटी बात लगेगी, लेकिन मैं आपको चुनाव वाले दिन भी लगभग आप ही लोगों के बीच में रहेंगे, हो सकता है आपके टीवी चैनल पर भी हूँ गिनती वाले दिन। देखिए 21 में से 21 सीटें आएंगी, 21 में से 21 सीटें आएंगी, 20 नहीं होंगी, मेरी बात याद कर लेना, 21 में से 21 आएंगी। ठीक है सिरसा साहब, आपका ये दावा हम नोट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपको सीटें दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ यशवंत देशमुख साहब के पास आऊंगा। यशवंत जी, ये जो ओडिशा का जो नंबर है ये सचमुच बड़ा हैरान करने वाला है। 12% का वोट शेयर का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, तो इसे किस तरह से देखा जाए? 12% का वोट शेयर का डिफरेंस और सीटों में भारी इजाफा, और जो सिरसा साहब बात कह रहे हैं कि साहब वहां पर लोगों में ये मैसेज था कि तो फ्रेंडली फाइट लड़ते हैं बीजेडी और बीजेपी, और इस बार बीजेपी ने अपनी लकीर साफ कर दी कि नहीं, हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। और शायद प्रधानमंत्री का जो चुनाव प्रचार, उनके भाषण भी आपने सुने होंगे कि आखिरी दौर तक आते आते बड़े तल्ख तेवर भी उन्होंने दिखाए वहां पर। क्या ये उस क्लैरिटी को दिखा रहा है? किस तरह, क्या इंडिकेट करते हैं ये अनुमान जो एग्जिट पोल का? रोहित, उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में हो रहे हैं, लेकिन पिछले 3 चुनाव से हम ये देख रहे हैं कि उड़ीसा की जनता स्प्लिट वोट की ओर धीमे धीमे बढ़ रही है। बीजेपी को वहां पे विधानसभा चुनाव में पिछली बार कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन तब भी 9 सीटें बीजेपी लोकसभा में जीत के आई थी। वोट शेयर में खासा अंतर था, तो वो जो स्प्लिट वोट का दायरा है वो इस बार और भी ज्यादा कंट्रास्ट होकर के बढ़ गया है, जिसमें बड़ी तादाद में उड़ीसा के मतदाताओं ने लोकसभा में वो नरेंद्र मोदी और भाजपा को वोट देने का मन बनाया। और ये हम ध्यान रखें कि बीजू जनता दल का जो वोट है वहां पे रोहित, वो मूलतः एंटी कांग्रेस वोट है, तो अगर उनसे छिटका है, छिटक के बीजेपी को गया है, इसका फायदा। इसीलिए इन दोनों पार्टियों ने प्रीपोल अलायंस नहीं किया, क्योंकि अगर ये दोनों पार्टियां प्रीपोल अलायंस कर लेती रोहित, तो वहां पर कांग्रेस के लिए एकदम से मौका मिल जाता अंदर घुसने का। तो इसलिए एक स्ट्रेटेजी थी, उसके तहत उन्होंने चुनाव लड़ा, और फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि बीजेपी को उससे एक बड़ा विंडफॉल मिलने की गुंजाइश है। जी विजय त्रिवेदी साहब, क्या कहना है ओडिशा के जो अनुमान आया एग्जिट पोल का, उस पर? अभी जिस तरह से यशवंत जी ने भी बताया, बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई। बात से पूरी तरह से सहमत और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही, और यदि उड़ीसा को देखें तो वहाँ पर संघ का और विश्व हिंदू परिषद का भी बड़ा लंबे समय से काम चलता रहा है, और उसका असर भी धीरे धीरे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, यशवंत जी शायद ज़्यादा जानते हो, क्योंकि मुझे वहाँ पर कोई नेता नहीं दिख रहा। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान और संबित पात्रा वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का लीडर हो कोई उड़ीसा का, ऐसा नहीं है। तो संघ और विश्व हिंदू परिषद के योगदान को भी यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से उसका काम हुआ, ये बड़ी वजह मान रहे हैं। और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज सी वोटर का सबसे बड़ा एग्जिट पोल, और लगातार हमने पश्चिम बंगाल की बात की, अभी ओडिशा की बात की, और ये दोनों प्रदेश ऐसे जहां पर भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक अप्रत्याशित प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं झारखंड की, कि आखिरकार राजनीतिक अस्थिरता जिस प्रदेश में रही, और उसके बाद जो अभी उसी दौरान लोकसभा का चुनाव हुआ, तो किस तरह की स्थिति वहां पर है। सीधे रोमाना के पास चलते हैं। जी रोमाना। झारखंड का एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं आपको दिखाने वाली हूं। एक ऐसा प्रदेश जो आदिवासी बहुल प्रदेश माना जाता है, एक ऐसा प्रदेश जहां से लोकसभा की 14 सीटें आती हैं, वो प्रदेश जहां से एनडीए को जबरदस्त समर्थन मिला था। 2019 चुनाव की अगर बात की जाए तो वोट शेयर के मामले में भी एनडीए बाजी मारता हुआ करीब 56% के आसपास था, और इंडिया गठबंधन तब जो कि यूपीए के तौर पर था वो महज 35% के आसपास। तो ऐसे में इस बार क्या रह सकता है नतीजे का सटीक अनुमान? झारखंड 14 लोकसभा सीटें और एनडीए का वोट शेयर पिछली बार की तरह 53% के आसपास। हालांकि पिछली बार से यहाँ पे 3 पॉइंट की कमी नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार 56 था, और वहीं इंडिया गठबंधन आप देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो है वो 38% वोट शेयर के साथ पिछली बार के मुकाबले थोड़ी सी बढ़त वोट शेयर के मामले में बनाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर इस वोट शेयर को सीटों के लिहाज से तब्दील किया जाए तो सीटों का बड़ा नंबर आपके सामने एनडीए के
खाते में 11 से 13 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है। मतलब कुल मिलाकर कमोबेश वही तस्वीर ये कही जा सकती है जो 2019 में देखने के लिए मिली थी, जब बीजेपी ने अपने खाते में 11, एक सहयोगी के दम पर 12 सीटें हासिल की थी और तब इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें गई थी। ये झारखंड 14 लोकसभा सीटों का सटीक अनुमान। रोहित। बिल्कुल रोमाना, तो इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में एनडीए को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 11 से 13 सीट मिलने का अनुमान है। ये बात ये एग्जिट पोल से सामने आ रही है। झारखंड में इंडिया को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है इस पोल के मुताबिक। मैं दिबांग आपके पास आऊंगा। दिबांग, क्या कहेंगे झारखंड की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, झारखंड के बारे में कहा जा रहा था कि जेएमएम के सोरेन साहब जेल में हैं और उनका प्रचार हो रहा है, उनको उससे कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन अगर ये एग्जिट पोल है तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, यशवंत से पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल पर पूछना चाहता हूँ कि वोट अगर प्रतिशत आप देखें तो 42% और 43%, टीएमसी 42%। सीटों की बात करें तो टीएमसी को 7 सीटों का नुकसान और बीजेपी को 7 सीटों का फायदा। ये इसका मतलब मार्जिन बहुत कम थे। इसका मतलब ये क्या ये पलट भी सकता है आंकड़ा काउंटिंग के? मार्जिन्स बहुत कम थे, ये आपका कहना सही है, और ये उतने ही कम थे जिसमें हमने प्री पोल सर्वेज में लगातार ये बताया कि कितनी अटकी हुई फंसी हुई सीटों की जमात, एक एक सीट के ऊपर बहुत तगड़ी फाइट हुई है दिबांग। लेकिन एक अंतर है, एक अंतर क्या है, वो ये कि जैसे बीजेपी की एंट्री बंगाल में ग्रामीण बंगाल से हुई थी, इस बार ममता बनर्जी ने कुछ सीटों पे वापस वहां पर आधार बनाने की कोशिश की है, खींचने की कोशिश की है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शहरी बंगाल है, भद्रलोक जिसे कहा जाता है, जहां बीजेपी लगभग शून्य थी अभी, वहां पे अच्छी खासी एक पैर पसारने वाली कवायद बीजेपी ने कर ली है। तो इसलिए आपका जो बात है वो बात सही है कि इसमें करीब करीब मेरा मानना है कि कम से कम 8 सीटें तो ऐसी हैं जहां काउंटिंग वाले दिन टच एंड गो का मामला एकदम रहेगा। लेकिन जैसा आप दिबांग जानते हैं, इतने सालों से हम लोग साथ काम कर रहे हैं कि टच एंड गो की सीटें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वैसे ही बढ़ जाती हैं जिस हिसाब से वोट शेयर का मार्जिन जाता है। और अब बारी आती है अगले राज्य की, और अब हम बात करेंगे पंजाब की, जिस पंजाब पर सबकी नजरें टिकी हुई है। एक बार सीधे रोमाना के पास चलते हैं। रोमाना, पंजाब क्या कह रहा है, क्या अनुमान है इस एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब का? सूबा पंजाब है, 13 लोकसभा सीटें हैं और 4 कॉर्नर फाइट इस बार पंजाब में देखने के लिए मिल रही है। वो राज्य जहां पर बीजेपी लगातार सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनावी मैदान में उतरती रही, इस बार तस्वीर बदली हुई है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अलग अलग कोनों पर, इसी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग कोनों पर खड़े होकर चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पंजाब का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, वोट शेयर के मामले में कौन कहां पर खड़ा हुआ है, इसी के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। ये देखिए, वो बड़ा आंकड़ा आपके सामने, एनडीए 21%, कांग्रेस के खाते में 33% वोट शेयर जाता हुआ, आम आदमी पार्टी 24% वोट शेयर जाता हुआ, और साथ ही शिरोमणि अकाली दल के खाते में आप देख रहे हैं किस तरीके से 22% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस के खाते में सबसे ज्यादा 33% वोट शेयर, लेकिन 2019 के मुकाबले ये वोट शेयर कम नजर आता है क्योंकि पिछली बार 40% वोट शेयर का मामला था। ऐसे में 4 कॉर्नर फाइट है, इसका असर सीटों में किस रूप में पड़ रहा है ये देखना दिलचस्प होगा। आंकड़ा आपके सामने, कांग्रेस के खाते में 6 से 8 सीटें जा सकती हैं। 13 में से सबसे ज्यादा सीटें अगर पंजाब में कोई जीत रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी हो सकती है। 6 से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी, 3 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। एनडीए मतलब बीजेपी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है, 1 से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। शिरोमणि अकाली दल खाता भी नहीं खुल रहा है इस क्षेत्रीय पार्टी का, रीजनल पार्टी का, अपने ही प्रदेश पंजाब में। रोहित। बिल्कुल रोमाना, तो ये बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से एग्जिट पोल की आ रही है। पंजाब में एनडीए को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके बाद अगर बात करें कांग्रेस की तो 6 से 8 सीट मिलने का अनुमान कांग्रेस को पंजाब में है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और अगर बात करें हम आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल के मुताबिक है। पंजाब का आंकड़ा बेहद दिलचस्प है और प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, उनसे मैं सवाल करूंगा। प्रियंका जी, क्या कहेंगे आप, पंजाब में आम आदमी पार्टी 3 से 5 सीट जीतने का अनुमान और कांग्रेस 6 से 8,
ये अलग अलग लड़ने का फायदा बोलूं मैं से, या अलग अलग लड़ने का नुकसान? यानी अगर एक साथ लड़ते तो शायद और ज्यादा फायदा होता। किस तरह से आप देखते हैं इस आंकड़े को? सभी को नमस्ते, रोहित जी, रोमाना जी, बाकी सब पैनलिस्ट को भी। आप लोग बार बार, मतलब इतनी बार होता है कि बीजेपी खुद अपने अलायंस पार्टनर्स जो उनके हैं उनके सामने चुनाव लड़ चुकी है, पर आप लोग वो चर्चा ही नहीं करते। यहाँ पर बीजेपी कोई है ही नहीं। आप तो 3 सीटें दिखा रहे हैं बीजेपी को, पता नहीं कैसे दिखा रहे हैं पंजाब में। बीजेपी नॉन एग्जिस्टेंट है पंजाब में, इतने साल हो गए, पैर नहीं जमा पाई, इस बार भी नहीं कर पाएगी। दिल्ली में भी उनका सेम हाल होने वाला है, ये तो ऑब्वियस है। इसमें कुछ, अभी आप खुश हो लीजिए, ये वाले आंकड़े दिखा के 4 जून को आपको और चौंकना है, आप भौचक्के रह जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जीतने जा रही है। हम एक स्थिर और मजबूत सरकार देंगे इस देश को, हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ये आप देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से आकलन लगा सकते हैं। अगर इतना अच्छा कर रहे होते हैं, वो मंगलसूत्र, गाय, बकरी, भैंस, मटन, इन सब बातों की बात नहीं करते, काम की बात है। इस बार बीजेपी का हार निश्चित है, आप लिखवा लीजिए। ये एग्जिट पोल, ये मुझे बता दीजिए, आपने एग्जिट पोल कब किए? जब इलेक्शन कमीशन ने 6% कम आंकड़ा दिया था और 11 दिन बाद बढ़ा दिया, तो किस दिन का एग्जिट पोल है ये? जिस दिन 6% कम दिया था या 11 दिन बाद का? तो ये तो बहुत ही सैंपल साइज स्मॉल है, आपके आंकड़े भी टू सूट योर रिक्वायरमेंट्स हैं। निश्चित तौर पर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है देश में। ठीक है, बिल्कुल प्रियंका जी, आपने अपनी बात कही। मैं सिरसा साहब आपके पास आऊंगा। सिरसा साहब, पंजाब की अगर बात करें, देखिए पंजाब का चुनाव बड़ा अलग था। हालांकि जैसे प्रियंका जी ने भी बात की, उन्होंने तो ये तक कहा कि वहां आप लोगों का अस्तित्व ही नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी का। क्या कहेंगे आप? लगता है सिरसा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यशवंत जी, मैं पंजाब के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, बड़ी दिलचस्प बात। पंजाब की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ठीक है, अलग अलग चुनाव लड़े। इसके अलावा देखिए बड़े सारे इश्यूज थे। अगर किसान आंदोलन की भी मैं बात करूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर अगर हम पूरे एनडीए की बात करें, 21% और निर्दलीय भी यहां पर फाइट में थे। तो मतलब त्रिकोणीय मुकाबले की हम चर्चा करते हैं, कई बार 4 तरफ से मुकाबला हो जाता है। यहां तो बड़ी अलग स्थिति पंजाब में थी। मैं चाहूंगा कि आप जरूर पंजाब के इस आंकड़े को साधारण भाषा में जरूर बताइए दर्शकों को। और प्रियंका जी के कई सवाल भी थे सर्वे को लेकर, तो उनका जवाब भी आप जरूर दीजिए। तो पहला जवाब उन्हीं का दे देते हैं कि जब हम दिल्ली के एग्जिट पोल में उनकी पार्टी का स्वीप बताते हैं तो भी एग्जिट पोल वैसे ही होता है। जब पंजाब में बता रहे थे उनकी सरकार बन रही थी, तब भी ऐसे ही होता था। और वो पहले चरण के वोट शेयर जो भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर लेकर के वो जो बात कर रही हैं, पंजाब में आज चुनाव हुए हैं, मैं उनको आज के नतीजे बता रहा हूँ जी। फिलहाल इंडिया अलायंस आपस में भी लड़के पंजाब में दोनों पार्टियां सबसे ज्यादा सीटें लेके आ रही हैं। बिल्कुल, इससे तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है। रही बात जो एनडीए के अंदर की लड़ाई है, उसमें एक ग्राफिक में छोटी सी गलती ये है कि वो चौथे खाने में ऑल अदर्स मिलाकर के अकाली के वोट जो 23% दिख रहे हैं, वो दरअसल 22-23 नहीं है, वो 19% हैं और 3% अन्य के खाते के हैं जी। तो एक तो ये, तो पहली बात तो ये कि भाजपा के वोट और भाजपा की सीटें अकाली दल से पंजाब में ज़्यादा आ रही हैं। मेरे ख्याल से अगर ये उनका टारगेट ये है तो शायद वो उनको उसमें कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात, कांग्रेस का वापस सर्ज वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आम आदमी पार्टी के अलायंस पार्टनर होकर के भी उनको ज़्यादा सर्ज मिल रहा है, तो ये उनके लिए शायद चिंता की बात होगी। लेकिन ओवरऑल पंजाब में इस बार पंचकोणीय मुकाबले हुए, 11 सीटों पे चतुष्कोणीय और 2 सीटों पे 5 कॉर्नर्ड। तो इसका मतलब यह है जो पार्टी 25% से ज्यादा पोल कर रही है पंजाब में किसी भी सीट पर, वो उस सीट को जीतने की हैसियत रखती है जी। इस लिहाज से पंजाब सबसे विचित्र राज्य पूरे देश में इस समय हो रखा है। तो लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस 33%, आम आदमी पार्टी 24%, एंड बीजेपी की बात करें तो 21% जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इसीलिए जैसे ही 25 के ऊपर के वोट शेयर कांग्रेस के बढ़ने शुरू हुए, कांग्रेस को वहां पर आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना वहां बढ़ती चली। लेकिन यशवंत, क्या ये समझा जाए आपकी बात से कि यदि अकाली दल और बीजेपी साथ लड़ लेते तो 40% तो हो रहा है। देखिए, अगर वो दोनों साथ लड़ लेते तो सीधी सी बात है कि इसमें से 13 में से कम 10 सीटें वो लोग निकाल के ले जाते। अब ये अच्छा हुआ बुरा हुआ ये तो अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा कई राज्यों में इस बार इस बात के लिए लड़ाई लड़ रही थी कि हम बड़े हैं या नहीं,
जैसे तमिलनाडु में सिद्ध करने के लिए जी। कि हम AIADMK के सामने खड़े हो सकते हैं कि नहीं, और वो खड़े होकर के दिख जाएंगे ऐसा लग रहा है वोट शेयर के मामले में। पंजाब में जो उनकी लड़ाई है मुझे लगता है वो पॉइंट सिद्ध करने की है, और अगर इस एग्जिट पोल के नतीजे की तरह से उनके वोट शेयर आते हैं तो शायद वो पॉइंट सिद्ध कर ले जाएंगे। सिरसा साहब आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी के पास आऊंगा, बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुरेंद्र भाई, अपनी बात पूरी करिए आप। दो बातें, एक तो यशवंत ने पहले ही क्लियर कर दी कि वहां का जो पंथक वोट है अमरपाल वाला, ये इन्होंने भाजपा में जोड़ दिया था, तो अब वो भाजपा से हटा ले रहे हैं, अकाली दल से हटा ले रहे हैं। अकाली दल, हाँ, अकाली दल। रुक जाओ सर, अरे कुछ तो हमें भी कह लेने नहीं, दो ना, बता रहे हैं आप, ये बिल्कुल हाँ, बोलिए भाई, मैंने तो अपनी ओर से स्पष्टीकरण खुद ही दे दिया। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक होशियारपुर की सीट छोड़ दो, मैं 5 दिन रह के आया जी। उस पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, बाकी सारी सीटों पर नॉन एग्जिस्टेंस है। नरेंद्र मोदी जी पटियाला गए थे, महाराजा साहब पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने महल से छोड़िए, अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, मंच की तो बात छोड़ दी। आपको मैं ये जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सिरसा साहब बैठे हुए हैं, पुराने अकाली हैं, ये भी इसको इस तकसीद कर देंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नरेंद्र मोदी को रिसीव तक करने के लिए जो आदमी नहीं गया हो, पटियाला की सीट जो कह रहे हैं कि 1 से 3 में, वो सारा सामने साफ दिखाई दे जाता है। पंजाब में लड़ाई हमारी आप पार्टी से है, और हम दोनों मिलकर के 13 की 13 सीट जीत रहे हैं। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, भटिंडा में हमारी लड़ाई हम हरसिमरत कौर से है, बाकी और किसी जगह अकाली दल भी लड़ाई में है नहीं। ठीक है सिरसा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जैसे अभी सुरेंद्र जी का कहना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोग, सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि आप लोग सिर्फ एक सीट पर वहां चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं, और प्रियंका जी ने कहा कि आपका वहां अस्तित्व ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, और पंजाब के तमाम इश्यूज, तमाम मुद्दे। चलो, कम से कम दोनों अलायंस पार्टनर इकट्ठे बैठे हैं, एक बात तो ये मान रहे हैं, कोई कह रहा हम एक सीट पे हम लड़ते दिख रहे हैं, कोई कह रहा हम नहीं लड़ रहे, ठीक है, चलो एक वाले की मान रहे हैं, 2 वाले की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम वहाँ पे 2 से 3 सीटें जीतेंगे। हम बहुत अच्छी फाइट हमारी बठिंडा में, तो हम, क्योंकि इन्होंने जो खुद ही कहा कि इनकी कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की फाइट में भी नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत नीचे चली गई है, उसका वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट हो रहा है। हम लुधियाना की बात करें, हम डेफिनेटली सीट जीतेंगे। हम अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर और अनंतपुर साहब, इन सीटों पे हम बहुत, आप नंबर्स भी देखेंगे, अगर आप भी अपना आंकड़ा खोल के देखेंगे, तो अभी यशवंत जी यहाँ बैठे हैं, तो ये भी मेरे से एग्री करेंगे, इन सीटों पे हमारा सबसे ज़्यादा वोट बैंक आ रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि कई जगह 5 कॉर्नर जो है कंटेस्ट है, और इसी तरह फरीदकोट सीट जो है, अब हंसराज हंस जी डार्क हॉर्स होने जा रहे हैं। आप लोगों को बड़ा अचंभा होगा, हो सकता है कि वो 1-आधा% वोट हमारी कम रहे, वरना हम इस बार फरीदकोट सीट जो है, क्योंकि हमारा वोट बैंक स्थिर रहा, बाकियों का वोट बैंक वहाँ पे 5 कॉर्नर फाइट में सबका डिवाइड हुआ है कहीं ना कहीं। आम आदमी पार्टी का बहुत नीचे स्तर आया है। मैं मानता था कि आम आदमी पार्टी को शायद एक भी सीट ना आ पाए, लेकिन हो सकता है उन्होंने गेन किया होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी वहां खत्म हुई है। डेफिनेटली कांग्रेस के साथ हमारी वहां फाइट है, और अकाली दल भी एक ही सीट पे फाइट में है, बठिंडा सीट पे। इसके अलावा अकाली दल भी कहीं पे फाइट में। ठीक है सिरसा साहब, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, स्थिर है और कंसोलिडेटेड है। जी बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पंजाब से सटे हुए हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा के जो नतीजे उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि हरियाणा में इस बार के लोकसभा चुनाव में दोनों तरफ से बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा क्या कह रहा है, सीधे रोमाना का रुख करते हैं। जी रोमाना। देश का एग्जिट पोल देख रहे हैं आप, 392 सीटों का हाल मैं अब तक आपको बता चुकी हूं, और गौर कर रहे हैं आप, अपर एज अभी एनडीए का 269 पहुंच गया है। मतलब अगर सिर्फ 3 सीटें और जुड़ती हैं तो फिर एनडीए वो बहुमत वाला जादुई आंकड़ा 272 वाला पार करने के बिल्कुल करीब खड़ा नजर आ रहा है। और अब हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की। 10 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव से एन पहले राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ। मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से बदल दिया गया, और बीजेपी के साथ ही जेजेपी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। और ऐसे में हरियाणा लोकसभा सीट 10 सीटों वाला ये राज्य 2019 में जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार हरियाणा का नंबर क्या कहने वाला है? क्या एक बार
बार फिर से 10 की 10 सीटें बीजेपी की झोली में आने वाली हैं, या फिर यहां पर कांग्रेस जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ती हुई कोई कमाल करती हुई नजर आ सकती है। आईएनएलडी भी चुनाव मैदान में है, जेजेपी भी ताल ठोक रही है। फिलहाल आपको पहले वोट शेयर दिखाते हैं। हरियाणा का वोट शेयर 2019 में 30 पॉइंट्स का फासला था वोट शेयर के मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच। 58% के आसपास बीजेपी और 28% के आसपास कांग्रेस। इस बार क्या है अनुमान आपके सामने, एनडीए 43% और इंडिया 45%। ये तो तस्वीर पलट गई है। वोट शेयर के लिहाज से हरियाणा की तस्वीर पलटी। वोट शेयर के लिहाज से हरियाणा में इंडिया गठबंधन बीजेपी के मुकाबले बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। और सीटों के मामले में देखिए किस तरीके से 10 लोकसभा सीटें और मामला टाई पर आ गया है हरियाणा में। 10 सीटों में से 4 से 6 आप देख रहे हैं बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, 4 से 6 आप देख रहे हैं कांग्रेस के खाते में आज जा सकती हैं। और कुल मिलाकर तस्वीर बड़ी दिलचस्प, इंडिया गठबंधन हरियाणा, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव मैदान में हैं। रोहित, बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए 43% और इंडिया यानी कांग्रेस 45% वोट मिलता हुआ दिख रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और सीटों के लिहाज से 4 से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। और अगर इंडिया की बात करें, यूं कांग्रेस की बात करें तो 4 से 6 सीटें मिलती हुई इंडिया को दिख रही हैं। और अन्य के खाते में अगर वोट शेयर की बात करें तो 12% वोट शेयर अन्य के पास भी जाता हुआ दिख रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन सवाल बड़ा दिलचस्प है। देखिए, वोट प्रतिशत के लिहाज से एनडीए पीछे है 2% से, और इंडिया यानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है तो इंडिया अलायंस वहां पर 45%। यशवंत जी, ये आंकड़ा क्या कह रहा है? वोट प्रतिशत को अगर हम देखें तो कांग्रेस ज्यादा वोट प्रतिशत में 45% पर और एनडीए 43% पर। लेकिन जब सीट में तब्दील होता है तो 4 से 6 एनडीए, 4 से 6 इंडिया। आखिरकार ये क्या है? जरा मैं चाहूंगा कि 3 साधारण भाषा में जरूर बताइए। बहुत साधारण भाषा में बता रहे हैं। जो बीजेपी की अर्बन जो उनकी 3 स्ट्रांग होल्ड सीटें हैं वो लंबे मार्जिन से वो जीतने की हैसियत में है, इसलिए उनका वोट शेयर उतरा जा रहा है। अदरवाइज हरियाणा में कांग्रेस बहुत अच्छे ढंग से वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। जो 4 से 6 दिखा रहे हैं सीट, उसमें दरअसल दोनों ही पक्षों की 3-3 गारंटीड हैं और 4 सीटें जो हैं वो क्लिफ हैंगर की तरह हैं। और वो क्लिफ हैंगर सीटें हो सकता है कि वो पूरी तरह कांग्रेस में भी चली जाएं, हो सकता है 2-2 स्प्लिट होकर के वैसे 5-5 का स्कोर भी आ जाए, ये भी संभावना है। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हरियाणा में इन आंकड़ों से दिख रहे हैं। यानी जो 6 महीने के अंदर ही जिस तरह के असेंबली इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं होने वाले हैं हरियाणा में, अगर यहाँ से कांग्रेस इसको बिल्डअप करके ले जाती है तो कांग्रेस के लिए वापसी का रास्ता हरियाणा में विधानसभा चुनाव में खुल सकता है। अबे दुबे साहब, क्या कहेंगे? हरियाणा में कई तरह के प्रयोग हुए चुनाव से पहले अगर बात करें, और दूसरी तरफ हरियाणा में हमेशा हर चुनाव से पहले और 14 के बाद से जो भी चुनाव हरियाणा में हुआ वहां जाट नॉन जाट इसे भी मुद्दा बना हर बार। और जब भी जाट नॉन जाट का इशू हरियाणा में बना तो ऐसा माना गया कि बीजेपी को फायदा उसमें मिला। इस बार भी यह मुद्दा था। लेकिन जो एग्जिट पोल यहां पर जो दिखा रहा है, जिस तरह की प्रोजेक्शन, सीधे सीधे कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है। और सामने विधानसभा चुनाव भी है। देखिए, एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसके हिसाब से इस बार बीजेपी का जाट गैर जाट करने का हथकंडा उस हिसाब से नहीं चला जैसे पिछले चुनाव में चलता है। और मुझे लगता है जो वोट प्रतिशत है, और अभी यशवंत जी ने जो उसकी व्याख्या की, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में और भी ज़्यादा नुकसान होगा। जो नुकसान दिखाई पड़ रहा है, नुकसान तो है ही, साफ तौर पे दिखाई पड़ता है नुकसान। पहले तो 100% इनका आंकड़ा था, तो नुकसान तो होगा, लेकिन और ज़्यादा नुकसान बढ़ सकता है। जी, इसमें एक बात जोड़ दूं मैं कि यशवंत जो बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से हुआ जो एग्जिट पोल, यशवंत जी ने तो उस दिन करते हैं जिस दिन वोट डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शायद 4 महीने पहले कर लिया था एग्जिट पोल, तभी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बदल दिया वहाँ पर कि कितना मुश्किल हो रहा है, कितना खतरा हो रहा है। और जो नंबर आपने दिया ना, उसमें मुझे लगता है कि इंडिया का जो मैक्सिमम नंबर है वो उस तरफ जाएगा और बीजेपी का मिनिमम नंबर है, यदि वहाँ पर भी वो सस्टेन कर ले तो मतलब ठीक ठाक लगेगा मुझे। दिमाग क्या कहेंगे? दिमाग आप क्या कहेंगे? हरियाणा का जो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने आया, कांग्रेस को बढ़त दिख रही है साफ तौर पर अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें। पर देखिए, इसमें काफी मार्जिन छोड़ा है यशवंत ने, यानी ये आंकड़ा 7-3 भी हो सकता है। कह रहे हैं सिर्फ तीन ही सीटें ऐसी हैं जो पक्की हैं, तो काफी जब आप मार्जिन छोड़ देते हैं यशवंत,
तो इतना अनुभव है इनको कि ये बहुत चीज़ें और भी समझा सकते हैं, वो मैं देख रहा हूँ इसमें। नहीं, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, और मैंने तो आगे वाला भी बता दिया कि इसके बाद यहाँ से जो ट्रैकर शुरू होंगे, वही मैं कह रहा हूँ कि आगे और तो मैंने तो आगे तक का समझा दिया। अब लेकिन कांग्रेस के हमारे मित्र जो हैं वो रोहित, थोड़े, आप सवाल क्योंकि परमानेंट आगे तस्वीर बाकी है अभी। नहीं, झांकी है ये, अभी तस्वीर तो बहुत कुछ बाकी है हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि उस तस्वीर में ये भी देखना होगा कि जो सहृदयता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी दिख रही है वो आने वाले विधानसभा चुनाव तक बनी रहती कि नहीं बनी रहती, ये भी एक देखना होगा। और दूसरी चीज, किसान एजिटेशन का बड़ा वहाँ पर बहुत ज्यादा असर था और वो वहाँ से शुरू भी हुआ। जब नरेंद्र मोदी ने केंद्र की राजनीति में दस्तक दी थी तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की एक अभूतपूर्व सफलता थी, बहुत जबरदस्त सफलता थी। अब हरियाणा में जो गिरावट हुई है भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में, ये भाजपा के लिए बहुत चिंतित करने वाली बात है। आपकी लोकसभा में भी गिरावट है, जैसे यशवंत जी कह रहे हैं कि विधानसभा में भी उसका असर पड़ेगा, तो ये गिरावट जो है इसके बारे में लेकिन ये कतई, एक बात मैं बताऊं, ये कतई अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल से हमारे सारे सर्वेक्षणों में देश की जो सबसे ज्यादा अनपॉपुलर राज्य सरकारें हैं उनमें से हमेशा हरियाणा का नाम आता ही था। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना, लेकिन उससे पहले मैं चलूंगा सुरेंद्र राजपूत साहब के पास। सुरेंद्र जी, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, मुझे ब्रेक के लिए भी जाना है कि आप कुछ बड़ी देर से क्योंकि कहना चाह रहे थे। सुरेंद्र जी, शायद आपने म्यूट किया है अपना ऑडियो, आपका ऑडियो हम सुन नहीं पा रहे हैं, इसको अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि यशवंत भाई से मेरी गुजारिश है कि हरियाणा में ये जो है किलो में मापते हैं और बंगाल में ये लोग लीटर में मापते हैं। 1% पे 8 सीटें हटा देते हैं और हमारी 2% ज्यादा है, उसमें भी 4-6 करते रहिए यशवंत भाई। 4 तारीख को हम कम से कम 10 में से 8 सीटें जीत रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, ये किलो और लीटर वाला जो आपने तुलनात्मक अध्ययन किया है, ये सच में हैट्स ऑफ। और अब बारी अगले राज्य की, जल्दी से देखते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इस बार हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी काफी चर्चा में रहा है। रोमाना। हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, खूबसूरत प्रदेश है, पहाड़ी राज्य है, लेकिन यहाँ की सियासत में बड़ी आग है। हिमाचल प्रदेश 4 लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश की, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश का ये आंकड़ा क्या है इस बार एग्जिट पोल का, ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आपके सामने आएगा। हिमाचल प्रदेश जहां वोटिंग परसेंटेज के मामले में 2019 में 40 पॉइंट्स का फासला रहा था, इस बार आप देखिए इंडिया गठबंधन 36% और एनडीए 60%, मतलब बीजेपी के खाते में 60% वोट शेयर जाता हुआ कांग्रेस के खाते में 36% वोट शेयर ही आ रहा है। जबरदस्त फासला वोट शेयर के मामले में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त यहां पर है, और ऐसे में सीट शेयर के मामले में सीट का नंबर आपके सामने, ये लीजिए 2 बार से लगातार बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगा रही है, लेकिन इस बार क्या एक सीट पर कांग्रेस का खाता खुल सकता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में आगे बढ़ेंगे, अगले राज्य की बात करते हैं, और ये जो अगला राज्य है वो भी पहाड़ी राज्य है। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा आपके सामने है, कुल 5 लोकसभा सीटें, और इस 5 लोकसभा सीटों में देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, एनडीए के खाते में 102 सीटें जा सकती हैं। और वहीं एक और पहाड़ी राज्य उत्तर भारत वाला उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूं। उत्तराखंड 5 लोकसभा सीटें हैं, 14-19 में लगातार क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया, और एक बार फिर उत्तराखंड में क्लीन स्वीप बीजेपी कर रही है, मतलब क्लीन स्वीप वाली हैट्रिक उत्तराखंड में बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है। मतलब उत्तराखंड में जो 5 के 5 उम्मीदवार हैं बीजेपी को, वो अपनी सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं। ये क्लीन स्वीप वाली हैट्रिक जो उत्तराखंड में बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो एग्जिट पोल की अगर बात करें तो इस वक्त की जो टैली है आप देखिए, एनडीए की बात करें तो 240 से 286 सीटें मिलने का अनुमान, इंडिया 122 से 164 सीट मिलने का अनुमान। तस्वीर साफ है, यानी एग्जिट पोल के मुताबिक तीसरी बार फिर मोदी सरकार के आसार, ये अनुमान ये एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल में तीसरी बार फिर मोदी सरकार, अब तक 416 सीटों का आंकड़ा सामने आ चुका है, और 240 से 286 सीट एनडीए जीतती हुई दिख रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रेक के बाद जिन 2 प्रदेशों का सबको इंतजार है, उत्तर प्रदेश जहां की 80 सीटें और बिहार जहां की 40 सीटें, वहां पर एग्जिट पोल
क्या कुछ कह रहा है बताएंगे। और अभी हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की दो पहाड़ी राज्यों की, हिमाचल प्रदेश जहां की 4 सीटें और उत्तराखंड जहां की 5 सीटें। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सारी सीटें मिलने का अनुमान है। और हिमाचल का चुनाव इसलिए चर्चा में है क्योंकि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मंडी से चुनाव लड़ रही है। उनके खिलाफ विक्रमादित्य हैं जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और उस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। उत्तराखंड में भी एक सीट बड़ी चर्चा में रही इस बार, पौड़ी गढ़वाल सीट। वहां पर अनिल बलूनी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं और जाना माना चेहरा है। यशवंत देशमुख साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है लेकिन वोट प्रतिशत अगर हम देखें 60% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पास जाता हुआ दिख रहा है। ये क्या इशारा है? ये तो बड़ा, इसे कहा जाए कि मतलब ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, ऐसी लोकप्रियता मतलब जिसे मापना, जैसे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि किलो में या लीटर की तो बात छोड़ दीजिए, तो अलग तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब वो लोकप्रियता दरअसल ऐसी है कि जब आप उसे किलो में नापें चाहे लीटर में नापें, किसी भी तरीके से नापें, वजन उतना ही निकल के आएगा। और वो लोकप्रियता उनकी खुद की भी है, सामने के वैक्यूम की भी है, दोनों चीज़ें हैं। और जब हम हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन के समय ट्रैकर्स दिखा रहे थे, हमने बार बार इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस को वोट ज़्यादा जो मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उसका बहुत बड़ा हिस्सा लोकसभा चुनाव में कह रहा है कि हम वापस बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। तो मेरे ख्याल से स्टेट और राज्य का स्प्लिट वोट ये हर जगह पे लगभग अब स्थापित हो चुका है। और हिमाचल, उत्तराखंड और सारे राज्यों और उत्तराखंड में भी मोर और लेस यही स्थिति, मोर और लेस वही है। और जहां पे आप 55 से 60% का वोट शेयर अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, देखिए ये एक तरफा हो जाता है, उसके बाद में वहां पे बहस की बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रहती।